हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम्प। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सॉल्यूशंस के पीवाईक्यू 2025 जनवरी अटेम्प्ट के बारे में। यार पेपर में दिन कम बचे हैं, सॉल्यूशंस पूरे देख लेना जिससे कि तुम्हारा कोई भी सवाल आने वाले पेपर में गलत ना होने पाए। मेन टारगेट यही है, ऑर्गेनिक कंप्लीट कर दिए। फिजिकल में हम लोग सॉल्यूशंस और काइनेटिक्स आज ही करेंगे। कम ड्यूरेशन के वीडियोस, मतलब कम ड्यूरेशन के बीच में वीडियो आ जाएंगे। एक अभी आएगा और एक 2 घंटे 2.5 घंटे बाद आ जाएगा वीडियो, रात में आएगा। मजबूरी है क्योंकि टाइम कम बचा और मैं अब थोड़ा सा रिलेटिवली फ्री हो पाया हूँ। तो कल हम लोग एटॉमिक का कर देंगे और मोल कॉन्सेप्ट कर देंगे, रिडॉक्स कर देंगे। ये चैप्टर फटाफट अब करेंगे, तो बस 4-5 चैप्टर बचे हैं, खत्म करते हैं करके, है ना। तो कल और परसों में 1 तारीख तक मैं सारे ही खत्म कर दूंगा। तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें सारे सवाल ला के जाने हैं, क्योंकि पीवाईक्यूज आपस में काफी कोरिलेट होके आते रहते हैं। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सवालों पे चलते हैं सीधे स्ट्रेट अवे। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग सोल्यूशन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो, बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर हम डेल्टा टीबी का फॉर्मूला याद करें तो डेल्टा टीबी क्या होता है, आई इंटू के बी इंटू एम। ठीक, तो के बी तो कांस्टेंट है, के बी तो कांस्टेंट है, इसलिए उसको भी कांस्टेंट कहते हैं इसे, या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं इसे। ठीक, तो आई इंटू एम का हमें अगर मल्टीप्लीकेशन मिल जाए तो उससे हम बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीज है वो निकाल सकते हैं। तो अगर देखो NaCl के लिए आई की वैल्यू कितनी है, 2। तो इससे जो कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा वो 2 इंटू 10⁻⁻⁴ आ जाएगा। और हम क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो मोलैलिटी और मोलैरिटी को हम सेम मान रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन डील कर रहे हैं, इसलिए मोलैलिटी और मोलैरिटी को हम सेम मान ले रहे हैं। इसलिए हम ऐसा लिख पा रहे हैं, मोलैलिटी की जगह मोलैरिटी यूज कर रहे हैं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई इफ बट किंतु परंतु है नहीं। ठीक, इसके लिए आई की वैल्यू 1 है तो इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन आ गया 1 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर। इसके लिए आई की वैल्यू 2 है तो इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10⁻³ मोलर। और इसके लिए आई की वैल्यू 2 है तो इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10⁻⁻² मोलर। ठीक, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की हमने कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में निकाल लिया। तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। ठीक, तो ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज I into M, greater will be the boiling point. Greater will be the boiling point। ठीक, ग्रेटर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। तो कौन सबसे ज्यादा हो गया, सबसे ज्यादा हो गया देखो 4 का। 4 में सबसे ज्यादा 10⁻⁻² है ना भाई, देख कर 10⁻² है, ये 10⁻³ है। तो उसके बाद आ गया कौन सा, 3। ठीक, 3 के बाद आ गया कौन सा, 1। और 1 के बाद आ गया 2। तो 2 का सबसे कम है और 4 का सबसे ज्यादा। ऐसा आंसर हमें 2 दे रखा है तो आंसर ने 2 मार्क कर दिया और हमें 4 नंबर मिल गए। ठीक है ना, ऐसे ही मिलते हैं आसानी से। इसके सवाल तो वैसे भी, सॉल्यूशंस के सवाल तो हमेशा लगाने बनते हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि ना लगाने बने, है ना। कि अगर इसके भी नहीं लग रहा तो फिर तो भाई गड़बड़ चल रही है कुछ। क्या कह रहा है, CrCl3.x ammonia can exist as a complex. 0.1 molar aqueous solution of this complex shows depression in freezing point of 0.558 degree centigrade. Assuming 100% ionization of this complex, the coordination number ऑफ क्रोमियम में 6, द कॉम्प्लेक्स विल बी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखनी है। और हमसे जो बॉइलिंग पॉइंट में, जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन दे रखा है, उससे हमें क्या निकाल लेना, आई निकाल लेना। आई निकाल आएगा, बात खत्म हो जाएगी। तो हमें डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, आई इंटू के एफ इंटू एम। ठीक, तो डेल्टा टी एफ हो गया 0.558 इज इक्वल टू आई की वैल्यू हमें निकालनी है, की एफ की वैल्यू 1.86 इंटू मोलैलिटी की वैल्यू 0.1 दे रखी है हमें। तो ये डेसिमल से डेसिमल सारे उड़ा दें यहाँ से। तो आई की वैल्यू आ गई 558/186। तो आई की वैल्यू आ गई 3। अगर आई की वैल्यू आई 3 तो नंबर ऑफ आयंस कितने आ गए, नंबर ऑफ आयंस आ गए 3। अब जब पहले वाले कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करेंगे यार, तो देखो कैसे ब्रेक करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर तो हमें सब में, हर कॉम्प्लेक्स में कितनी दे रखी है, 6 ही दे रखी है। लेकिन जब इसे ब्रेक करेंगे तो हम जानते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो अंदर होता है वो ब्रेक अलग होता है, मतलब वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर अलग से ब्रेक होता है और एनाइन पार्ट अलग ब्रेक हो जाएगा। तो कितने आयंस आ गए, आई की वैल्यू 3 आ गई, तो आंसर 1 आ गया इसका। सिंपल, इज दैट सिंपल। बिल्कुल आसानी से हो जाना चाहिए तुमसे सबसे, है ना। और यार तुम्हें एक सूचना भी देनी है कि फिनिक्स बैच आ रहा है जिसमें मैं फिजिकल और इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ अनअकैडमी पे। तो उसे अगर तुम्हें चाहो तो तुम देख सकते हो, उसे फिनिक्स आ रहा है 18 तारीख से। ड्रॉपर के लिए अभी तुम बिल्कुल मतलब फोकस करो इसी पे। ठीक है, रहने देते, बात खत्म, आगे बात करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। सॉरी, मैंने अभी इस बात को छेड़ना नहीं चाहिए था, मेरी गलती। क्या कह रहा है, कंसीडर द बाइनरी सोल्यूशन ऑफ 2 लिक्विड्स component 1 and 2, x1 and y1 are the mole fraction of the component 1 in the liquid and the vapor phase respectively. Then the slope and the intercept of
लीनियर प्लॉट ऑफ 1/x1 वर्सेस 1/y1 आर गिवन एज। अब देखो इसमें क्या करना है कि हम जानते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन है, पी ए नॉट इंटू एक्स बी पी बी नॉट क्या होता है, जो पी ए है वो किसके बराबर है, एक्स ए पी ए नॉट के बराबर है। ठीक, एक्स ए पी ए नॉट के बराबर है, यानी हम ये लिख सकते हैं क्या कि जो पी वन है वो एक्स वन पी वन नॉट के बराबर है। ठीक, और जो हम वाई वन लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, वाई वन लिखते हैं एक्स वन पी वन नॉट अपॉन पी टी लिखते हैं। तो हम लिख सकते हैं वाई वन इंटू पी टी इज इक्वल टू एक्स वन इंटू पी वन नॉट, लिख सकते हैं यहाँ तक। और पी टी की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, एक्स वन पी वन नॉट प्लस एक्स टू पी टू नॉट। अब हमें x1 को रखना है, x2 को एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करें, x1 p1 नॉट प्लस 1 माइनस x1 p1 नॉट p2 नॉट लिख दें इसे। तो ये आएगा p2 नॉट प्लस, ये क्या हो जाएगा, p1 नॉट माइनस p2 नॉट टाइम्स x1। ठीक, इसे उठा के यहाँ पुट कर दो, तो y1 इंटू p2 नॉट प्लस p1 नॉट माइनस p2 नॉट टाइम्स x1 इज इक्वल टू x1 p1 नॉट। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, तुम बात समझने की कोशिश करना, हमें क्या चाहिए, हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें 1/x1 और 1/y1 में ग्राफ चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें 1/x1 और 1/y1 में ग्राफ चाहिए। तो हमने क्या किया कि x1 को नीचे ले आया, तो p2 नॉट अपॉन x1 प्लस p1 नॉट माइनस p2 नॉट अपॉन x1 से x1 काट देते हैं, एक बार लिख देता हूं जिससे तुम्हें क्लैरिटी रहे। और ये y1 आ गया, ये कैंसिल हो गया इससे। ठीक, अब हमें ग्राफ बनाना है 1/x1 वर्सेस 1/y1 में, तो p2 नॉट अपॉन x1 इधर ही कर लेते हैं, अपॉन p नॉट से मल्टीप्लाई भी कर लो, p1 नॉट से 1/p1 नॉट अलग कर लो, प्लस ये आ गया p1 नॉट माइनस p2 नॉट अपॉन p1 नॉट इज इक्वल टू 1/y1। लेकिन हमें ये चाहिए कौन सी एक्सेस में, एक्स एक्सेस में, तो ये हो गया क्या कि 1/x1 इंटू p2 नॉट अपॉन p1 नॉट इज इक्वल टू हो गया 1/y1 माइनस p1 नॉट माइनस p2 नॉट डिवाइडेड बाई p1 नॉट। बोलो, बस इसमें p1 नॉट p2 नॉट में ही खेलना है, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लग रही है, बस और कुछ नहीं हो रहा। ठीक, अब क्या करो, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1/x1 विल बी इक्वल टू हो गया, ये हो गया p1 नॉट अपॉन p2 नॉट इंटू 1/y1 माइनस माइनस प्लस कर दें, तो p2 नॉट माइनस p1 नॉट, p1 नॉट से p1 नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये p2 नॉट आ जाएगा। तो ये आ गया इसका स्लोप, स्लोप क्या आ गया, स्लोप ये नंबर आ गया p1 नॉट अपॉन p2 नॉट, p1 नॉट अपॉन p2 नॉट हमारे पास दो में दे रखा है, इसमें दे रखा और इसमें दे रखा। ठीक, और जो इंटरसेप्ट आया वो p2 माइनस p1 आया, p2 माइनस p1 आया, यानी आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर हमारा 4 आ गया। सही है, सही है, सवाल आसानी से लगाना है, तसल्ली से। ये क्या है, y1 क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज का फॉर्मूला क्या होता है, x1 p1 नॉट अपॉन p टोटल। ये हम लोगों ने क्लास में कंडेंसेशन या क्या कहते हैं उसे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाले में किया ना, डिस्टिलेट करते हैं जब हम लोग x1 फिर y1 फिर z1, मैंने ऐसे सवाल लगवाए हैं थ्योरी वीडियो में, अगर तुम्हें याद आ रहे हो कमेंट करके बताना कि हाँ सर याद आ गए। देखो तुम जब रिलेट कर पाओगे पीछे वाली क्लासेस से तभी मजा आएगा, अदरवाइज तो ये बहुत बेकार का काम है करने के लिए। क्या कर रहा है अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है व्हेन अ नॉन वोलेटाइल लिक्विड इज एडेड टू द सॉल्वेंट, the vapor pressure of the solvent decreased by 10 mm of mercury, the mole fraction of the solute in the solution is 0.2, what will be the mole fraction of the solvent if the decrease in the vapor pressure is 20 mm of mercury। तो देखो इसमें अप्रोक्सीमेशन करने की जरूरत नहीं है, तो p1 नॉट माइनस p या p1 नॉट क्या p नॉट माइनस ps अपॉन p नॉट कर दें इज इक्वल टू हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट लिख देते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 10 डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू हो गया 0.2, तो पी नॉट की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 50। अब दोबारा दूसरे केस में क्या दे रखा है कि जब डिक्रीज कितना हो जाए 20 हो जाए और पी टू नॉट की वैल्यू में पता है ये, तो ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आएगा। हमसे पूछा गया है सॉल्वेंट का, ये बात ध्यान रखना, अगर सोल्यूट का निकाल के आ गया तो मतलब ब्लेंडर कर दिया हम लोगों ने, है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आ गया 0.4, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो आ जाएगा वो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4, यानी कि कितना आ गया, 0.6 आ गया। बात समझ में आई कैसे किया। इसमें फिर से वही फॉर्मूला ऊपर वाला यूज कर लिया जो यहाँ पे यूज किया था, कंडीशन 2 ले ली बस इसमें। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, 0.6 आएगा। अगर 0.4 किसने किसने लगाया कमेंट करके बताना, यानी हम सवाल ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं।
अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये एनसीईआरटी का कर्व बना हुआ है। कंसीडर द गिवन प्लॉट्स ऑफ द वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, विच अमंग्स द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टीएफ डेल्टा टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्वेंट एंड ए सोल्यूशन। तो हमेशा क्या होता है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा सोल्यूशन से, तो भाई इन दोनों में ही कंफ्यूजन हो सकता है। इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा तो फिर तो गो बैक टू नर्सरी है ना। अगर इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा तो नर्सरी जाओ। ये तो बॉइलिंग पॉइंट वाले हैं ना, फ्रीजिंग पॉइंट वाला तो ऊपर ही है, इसमें सोल्यूशन ऊपर दे रखा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या आ गया, आंसर 1 आ गया। सॉल्वेंट ऊपर होता है ना, तो इस बात का ध्यान रखना। अगर ये कर रहे हो ना तो मतलब तुम्हें फिर से पूरा लिक्विड सोल्यूशन आज ही रिवाइज करना है, ध्यान रखना। ठीक, अगला सवाल कर रहा हूँ। ठीक, फिर तुम मेरे से कहते हो सर आप तेज कर देते हो। यार मैं तेज नहीं कर रहा हूँ, तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो बहुत ज़्यादा, है ना, इतनी नहीं करनी है। ठीक, थोड़ी करना अलाउड है लेकिन ज़्यादा नहीं। करा क्या, द ऑब्जर्व एंड द नॉर्मल मोलर मासेस ऑफ द कंपाउंड MX2 इज 65.6 एंड 164 रिस्पेक्टिवली। द परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें निकालनी है। परसेंटेज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन यानी हमें अल्फा निकालना है, तो हमें उसके लिए आई निकालना होगा। और आई का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास। तो नॉर्मल मोलर मास दिया 164 और ऑब्जर्व दिया 65.6, इसे डिवाइड कर दो 2.5 आ जाएगा सीधा, एग्जैक्ट नंबर है। ठीक है, सही है। ठीक, अब क्या कह रहा है, अब हमसे कह रहा है आई की वैल्यू पता लग गई और मॉलिक्यूल कैसा है MX2, तो MX2 को ब्रेक कर लेते हैं यार, कैसे M2 प्लस और 2x माइनस में। तो ये 1 हो गया, 0 0 हो गया, t इक्वल्स टू टी पे क्या लिख देंगे 1 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा, ये 2 अल्फा हो गया। तो 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा की वैल्यू आ गई 2.5। तो 1 प्लस 2 अल्फा की वैल्यू आ गई 2.5, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 0.75, यानी परसेंटेज कितना आ गया 75% आ गया। सही है, तो आंसर 75 लिख दिया। आसान, इजी, नथिंग टू वरी, नथिंग टू लूज, ऑलवेज हम लोग सही सवाल लगा रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, आइस एंड वाटर आर प्लेस्ड इन ए क्लोज कंटेनर। अगला सवाल देख रहे हैं, आइस एंड वाटर आर प्लेस्ड इन ए क्लोज कंटेनर एट अ प्रेशर ऑफ 180 m and 273.15 Kelvin. If the pressure of the system is increased by 2 times keeping the temperature constant. जब हम टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं और प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो सारा का सारा इक्विलिब्रियम किधर हो जाएगा, राइट में शिफ्ट हो जाएगा। और क्या बन जाएगा, वाटर सारा बन जाएगा। तो सॉलिड फेज क्या होगी, आइस लगभग लगभग कंप्लीटली खत्म सी हो जाएगी। वॉल्यूम ऑफ सिस्टम तो नहीं कह सकते, अमाउंट ऑफ आइस डिक्रीज नहीं करेगा, वो लगभग लगभग डिसअपियर सा हो जाएगा। आइस खत्म होकर क्या बन जाएगी, सारा का सारा वाटर आ जाएगा, क्योंकि डबल कर दिया हमने प्रेशर, है ना। ये बिल्कुल ऐसे ही कि टेम्परेचर को तुम डबल कर दो, बचेगी नहीं आइस, है कि नहीं। अगला देखो, अगला क्या कर रहा है, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर अ सॉल्वेंट 50 ग्राम of which contains 1 gram of non-volatile solute and decreases the freezing point of this। अब देखो इस सवाल में तो कतई मेहनत नहीं करनी यार। सवाल हमसे क्या पूछा, हमसे केएफ की वैल्यू पूछी गई है, हमें मास दे रखा है, मोलर मास दे रखा है और सॉल्वेंट का मास सब कुछ दे रखा है, और केएफ दो फॉर्मूला लगा दो सीधे, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई इंटू के एफ इंटू एम। सीधा सीधा डेल्टा टीएफ की वैल्यू देगी 0.40, आई की वैल्यू हमें दे रखी है 1 लेने, क्योंकि हम नॉन वोलेटाइल दे रखा, तो आई की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई यहाँ से। ठीक, के एफ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और मोलैलिटी कितनी हो गई, हमने 1 ग्राम लिया है, 256 इसका मोलर मास है, 50 ग्राम सोल्यूशन में लिया है, सॉल्वेंट में लिया और 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ गया कितना, यहाँ से 20 आ गया यहाँ से। ठीक, यहाँ से 20 आ गए, इसे डेसिमल को हटाया तो 2 जीरो बढ़ा लिए, यहाँ से ये गया, ये आ गया 50। तो के एफ की वैल्यू आ गई 256 डिवाइडेड बाय 50, एक डेसिमल हटा के पॉइंट लगा दिया तो आ गया 5.12। आराम से आ रहा है, बिल्कुल बुद्धि की जरूरत नहीं है, सवाल में फॉर्मूले में पुट करते जाओ, आंसर लेते जाओ, नंबर 4 मिलेंगे। पूरा ये करना ही होता है और कोई तरीका नहीं है। ठीक, अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एज्यूमिंग अ लिविंग सेल विद 0.9 weight by weight glucose solution, aqua solution है, this cell is immersed in another solution having equal mole fraction of glucose and water। ठीक है, तो अगर 0.9 weight by weight solution दे रखा है तो इसका मतलब क्या है कि इन 100 ग्राम ऑफ solution 0.9 grams of glucose is present। और दूसरा कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन सेम है, इफ द मोल फ्रैक्शन इज सेम, किसके लिए,
फॉर वाटर एंड ग्लूकोज तो कितना हो जाएगा 0.5। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया कितना 0.5 इंटू ग्लूकोज का मोलर मास प्लस 0.5 इंटू वाटर का मोलर मास। तो ये आ गया 90 प्लस 9 यानी कि 99 आ गया। ठीक, तो जो वेट बाई वेट सोल्यूशन आया, वेट बाई वेट सोल्यूशन आया वो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं कहूँ तो 90% के लगभग आ रहा है, क्योंकि 99/90 लिख रहा है तो 90% के लगभग आ गया। अब जब 90% के लगभग आ गया तो इसमें तुम देखोगे तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा जो सोल्यूशन था, क्योंकि ये कैसा है, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है तो सोल्यूशन का उधर कंसंट्रेशन कम है तो ऑस्मोसिस होगी और वो क्या करेगा, श्रिंक कर जाएगा। वो क्या करेगा, श्रिंक कर जाएगा। जो सेल है उसे दूसरे सोल्यूशन में डाला, उसका कंसंट्रेशन क्योंकि ज्यादा है तो सेल क्या करेगा, श्रिंक कर जाएगा। जैसे तुम अंगूर को ले लो और उसे NaCl या शक्कर के सोल्यूशन में डाल दो, अंगूर को लो शक्कर के सोल्यूशन में डाल दो तो क्या करेगा, श्रिंक करेगा। ये बात सही है, लेकिन इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में कोई भी मोलैरिटी, ये श्रिंक तो दे रखा है लेकिन वेट बाई वेट परसेंटेज कहीं पे भी सही नहीं दे रखा है, इसलिए इस सवाल को IIT ने भी ड्रॉप कर दिया, जेईई मेंस वालों ने भी ड्रॉप किया, क्योंकि सही ऑप्शन नहीं बना पाए वो लोग। ये उनकी मूर्खता की बात है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, इफ AB2 इज 30% आयनाइज्ड इन एन एक्वस सॉल्यूशन देन द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर I इज। तो क्या है, AB2 A2B है, A2B को हमने डिसोसिएट किया, क्या करा, A2A प्लस B2 माइनस में आ जाएगा। ये I की वैल्यू कितने, मतलब t इक्वल्स टू 0 पे हम क्या लिख लेते हैं 1 0 0, t इक्वल्स टू t पे 1 माइनस अल्फा की वैल्यू 0.3 दे रखी है तो ये 0.6 हो गया और ये 0.3 हो गया। तो I की वैल्यू आ गई 1 माइनस 0.3 प्लस 0.6 प्लस 0.3, तो ये आ गई 1.6 यानी कि 16 इंटू 10⁻⁻1 आ गया। आई आसानी से निकाला जा सकता था, कोई सवाल में परेशानी नहीं थी। तो आंसर कितना लिखेंगे, 16 लिखेंगे और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, सरल सवाल है यार, इसलिए थोड़ा सा हम लोग कर सकते हैं ये काम, अदरवाइज नहीं कर सकते थे। ठीक है ना, अगला सवाल पे चलते हैं। होपफुली समझ में आ रहा होगा, कोई टेंशन नहीं लग रही है। अगला क्या कह रहा है, 1.24 ग्राम्स ऑफ AX2 मोलर मास इसका 124 दिया है, इज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर टू फॉर्म ए सॉल्यूशन विद बॉइलिंग पॉइंट दिस। ठीक है, वाइल 25.4 grams of AY2 मोलर मास गिवन है इन 2 kg ऑफ वाटर कॉन्स्टिट्यूट सॉल्यूशन, इसका बॉइलिंग पॉइंट दिया। तो हमें ये बताना है कि कौन पूरा आयनाइज हुआ, कौन आधा आयनाइज हुआ। तो बढ़िया है, हम पहले क्या करने हैं, हमें बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है तो हम फॉर्मूला तो ये पहले फर्स्ट के लिए लगा रहे हैं, फर्स्ट मतलब AX2 के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू I1 लिख लेते हैं, इसे KF इंटू एम, KB इंटू एम लिख लेते हैं। क्या बॉइलिंग पॉइंट है ना, अरे यार बॉइलिंग पॉइंट है, तो डेल्टा T भी लिख लो, इसे KB इंटू एम लिख दो। ठीक है, चलो तो इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया 0.156 इज इक्वल टू आई की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लें, क्योंकि हमें ये बताना आयनाइज कितना हुआ, तो आई से पता लग जाएगा आयनाइज हुआ कि नहीं हुआ। तो केबी की वैल्यू हमें दे रखी है 0.52 इंटू मोलैलिटी हमें कितनी दे रखी है, देखना 1 kg वाटर में 1.24 अपॉन 124 अपॉन 1 कर दें, क्योंकि 1 kg में, तो ये आ गया 100 और इसे मल्टीप्लाई किया तो आई की वैल्यू आ गई 1.56 डिवाइडेड बाई 0.52, इससे इसे काट दिया, ये आ गया 3। तो आई की वैल्यू 3 आ गई, यानी कि AX2 जो था वो कंप्लीटली टूट गया, तभी तो 3 वैल्यू आ रही कि A2 प्लस और 2x माइनस में कंप्लीटली ब्रेक हो गया, इसीलिए आई की वैल्यू कितनी आ रही, 3 आ रही है। तो AX2 तो कंप्लीटली आयनाइज हो गया। ठीक, अब हमें AY2 के बारे में करना है, तो सेकंड केस ले लेते हैं, लिखते हैं AY2 के लिए क्या होगा भाई। AY2 के लिए हमसे क्या कर रहा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना बड़ा है, वो बड़ा है 0.026। डेल्टा टी भी इसके लिए भी लिख लेंगे, I2 लिख लेते हैं, KB इंटू मोलैलिटी इसकी M2 लिख लेते हैं। ठीक, इसलिए कितना बड़ा है 0.026 ना, 0.026 इज इक्वल टू I2 हमें निकालना, KB की वैल्यू 0.52 हो गई और M की वैल्यू है कितना लिया हम लोगों ने 25.4 ग्राम्स लिया और मोलर मास है इसका 250 मोल्स आ गए और ये 2 kg सॉल्वेंट में लिया तो बाई 2 कर दिया। ठीक, बाई 2 कर दिया तो I2 की वैल्यू जब निकालोगे तो आ जाएगा 0.026 इंटू 250 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.52 इंटू 25.4, इससे ये डेसिमल चलेगा, ये 2 टाइम्स आ गया, ये इससे कट गया, तो ये आ गया 250 अपॉन 254, तो ये 0.984 के लगभग आ रहा। तो मतलब इसका क्या है कि आई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली बना रही है। अप्रोक्सीमेटली बनाने का मतलब क्या है, ये अनआयनाइज्ड रहा, ये कैसा रहा, अनआयनाइज्ड रहा। तो क्या हुआ, ए तो फुल्ली आयनाइज्ड हो गया और ये कंप्लीटली अनआयनाइज्ड रहा। इतना आसानी से
कर पा रहे हो सवाल को, सवाल समझ में आया, सवाल तुम्हें ट्विस्ट करके पूछा गया, सवाल सरल पूछा गया लेकिन ट्विस्ट कर दिया गया, इससे हो सकता है तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई हो इसमें। ईजी था मेरे हिसाब से, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अगला क्या कह रहा है, अगला सवाल तो निहायत ही सरल है। अगर स्टेटमेंट वाले सवालों में दिक्कत आ रही है तो गड़बड़ बात है भैया, थ्योरी कहीं गड़बड़ चल रही है। क्या कह रहा है कि NaCl इज एडेड टू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम NaCl को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऐड कर देंगे तो नॉन वॉलेटाइल सल्यूट ऐड करने पे फ्रीजिंग पॉइंट लोअर होता है, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट लोअर होने से क्या होगी, आइसक्रीम जो होगी वो मेल्ट कम होगी। तो जो तुमने वो देखे ना, जो ठेले लगाते हैं आइस वाले, आइसक्रीम वाले, जो अलग अलग कंपनीज के होते हैं ना, जिसमें तुम चॉकोबार खाते हो जिसमें आके, तो उसमें चारों तरफ क्या भरी होती है, नमक भरा होता है, उसमें आइस भरी होती है, उसके साथ नमक डाल देते हैं, जिससे आइस का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है, डिप्रेशन की वजह से देर में पिघलती है। तो ये बात सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है ऑन एडिंग NaCl टू आइस देयर इज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी भाई मैंने यही बोला। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो गए, तो दोनों स्टेटमेंट सही वाला ऑप्शन हमारा डी आ गया। तो ये सारे हमने 12 के 12 सवाल कंप्लीट कर लिए। अगला चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, तो उसका वीडियो भी तुरंत ही आएगा 2 घंटे के अंदर, तो उसे भी तुम देख लेना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो और खूब सारी पढ़ाई करते रहो। चैनल को फटाफट, हम लोगों का टारगेट अचीव करना है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बनता ही बनता है, नहीं तो मैं थक रहा हूँ, ठीक है ना। चलो, ओके, बाय बाय।